आज की डेट डालिए। आई होप इट इज 18th। जो भी डेट है 18th और 17th, वट एवर इट इज। सो राइट द डेट, राइट द टॉपिक, राइट दिस क्वेश्चन। चलिए जी, जल्दी से 8 थे पहले बोलो जरा, देखिए हम आपकी आवाज आ रही है। बोलो, से गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा अपना माइक चेक करवाओ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है ना? अदरवाइज बोलो बोलो जरा दोबारा से। Ma'am, is it audible? 8th B is audible, but 8th A is not audible. Please check your mic. मैम इनका माइक देखें। 8th बी में से आरुषि, अभिजोत, अमनप्रीत, अमृतपाल, आ जाओ जल्दी से। These 4 students come near the mic. Hello, ma'am. Good morning. Yes, yes, now it's audible. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Now tell me, humans perform sexual reproduction, asexual reproduction? जल्दी से बताओ। Sexual. It is sexual, तो ठीक है। Is sexual. Next student. Are unisexual की bisexual? Unisexual. In unisexual means males and females are different. That is unisexual. One has only one type of sex organ. Next student. In humans, fertilization internal की external? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, बाहर पानी में, जमीन पे, कहां पर होती है? फीमेल के अंदर होती है कि जमीन पर, पानी में, अंदर अंदर अंदर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट। Is the development, the zygote develops into embryo external or internal? External. एक्सटर्नल, वाटर में होती है, बच्चा पानी में बनता है No. कि मदर के अंदर बनता है? Ma'am, please repeat again. इंटरनल है बेटा, इनसाइड, इनसाइड एक्सटर्नल। बच्चों ने, हाउ कुड यू से एक्सटर्नल? Okay, ma'am. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी मदर में है और डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज ऑल्सो इनसाइड मदर, सो इंटरनल। ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट आ जाइए 8th ए। अमनदीप, अनामिका, अनमोल, प्रीत एंड बर्लीन, चारों आ जाओ। यस, नाउ टेल मी, ह्यूमन एग्स आर yolk rich या yolk free? Yolk free. Yolk free because they obtain nutrition from the mother. This one, yolk free. सबने लिखते जाना है अपनी कॉपीज में। नेक्स्ट स्टूडेंट। ह्यूमंस आर विविपेरस की ओविपेरस? Viviparous. ओविपेरस मीन्स अंडे देते हैं, विविपेरस मीन्स गिव बर्थ टू द बेबीज। यंग वन बोर्न आर बेबीज की लार्वा? And babies. प्लीज, लार्वा नहीं, लार्वा अलग होता है, वो ह्यूमन की, जबकि ह्यूमन बेबी ह्यूमन की तरह ही दिखता है, सो दे आर बेबीज। मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट की प्रेजेंट? Ma'am, absent. एब्सेंट बिकॉज मेटामॉर्फोसिस इज, बैठो बेटा, मेटामॉर्फोसिस इज चेंज ऑफ लार्वा इनटू बेबी, बट हमारे में तो लार्वा है ही नहीं है, तो मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, लिख लो, आपने क्या लिखना है? पर humans perform sexual reproduction. Humans are unisexual. In humans fertilization internal. ऐसे नहीं कि टिक लगाओ, आप एक एक जो जो ठीक ठीक है वो लिख लो। Write down quickly. I'm giving you 2 minutes. लिखो जरा, just
चलिए, हो गया बेटा? मे बी मूव फॉरवर्ड। चलिए, जिसका रह गया है वो फिर अब अपने फ्रेंड से देख के फिर कर। राइट डाउन दीज क्वेश्चंस फटाफट से। पहले क्वेश्चन लिखिए, आंसर्स लिखिए, देन आई विल आस्क। आई एम गिविंग यू 5 minutes। हाँ जी बेटा, आ जाओ। चलिए जल्दी से 8th A। 8th A में आ जाइए। भवनिंदर, भवन, चंदवीर एंड एकमजीत एंड गगनजोत। ये आ जाइए। 5 स्टूडेंट्स कम फॉरवर्ड। आ जाइए। मैं गगन ज्योति एब्सेंट। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाइए, गुरजोत आ जाइए। नाउ टेल मी the organs in males and females which produce gametes are। मैम इन मेरे से टेस्टिस। हाँ। एंड फीमेल्स? मैं फीमेल। फीमेल्स में क्या है? मैं ओवरी। ओवरीज। ये लड़कियों ने बता दिया तो बता दिया, हमने याद नहीं है। फीमेल का याद नहीं। हाँ, देखो। ठीक है, चलो बैठो। याद रखना बेटा, क्या इसमें क्या मुश्किल है? मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज। ये तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी। द गैमीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर, ये टेस्टिस एंड ओवरीज है। इनको क्या बोलते हैं? हम्म?
टेस्टिस ओवरीज तो हमने कह दिया, बट टेस्टिस एंड ओवरीज आर व्हाट? गैमेट्स। गोनैड्स। गैमीट्स नहीं, गैमीट्स होते स्पर्म्स एंड एग्स। ओके। बोलते हैं, बैठो बेटा, लिखना है ये सबने, गोनैड्स। और आपकी बुक में गोनैड्स टर्म नहीं है, बट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, या सिंपल सेक्स ऑर्गन्स भी लिख दोगे तब भी गलत नहीं होगा। These are, everybody should write, because इन्हीं में से ही ऑब्जेक्टिव आएंगे। एक तो आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, पर इनमें से आएंगे, पता भी होना चाहिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनैड्स। हाँ जी, नेक्स्ट, द स्टेज एट विच सेक्स ऑर्गन स्टार्ट। आपने नेक्स्ट चैप्टर कर लिया एडोलेसेंस वाला। द स्टेज एट विच सेक्स ऑर्गन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, उसको क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस, या फिर और थोड़ा सा क्लियर, प्यूबर्टी, है ना? सेक्सुअल मैच्योरेशन हो जाती है। बैठो बेटा, दिस इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस। लिख दोगे गलत नहीं, बट एग्जैक्ट टर्म इज प्यूबर्टी। व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज sexual maturation, when sex organs start producing gametes. Next student, testes are present where? हाँ बोलो। मेल। नहीं, मैन में तो है ही है, मेल्स में तो है ही है। मेल्स में कहां पर? मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, एब्डोमिनल कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी। आपकी टेस्टिस जो है, यू मस्ट बी नोइंग योर टेस्टिस, वो आपके पेट में है कि पेट से बाहर है? पेट से बाहर। पेट से बाहर है, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्डोमिन। पेट को हम क्या देते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। तो इज इट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल की एब्डोमिनल? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल स्क्रोटम, है ना? टेस्टिस आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो ओवरीज है, क्या वो बाहर दिखती है कि स्टमक में, मतलब आपके एब्डोमेन में है गर्ल्स के? मैम एब्डोमिनल। एब्डोमिनल कैविटी। बैठो बेटा, तो क्या बात है, आई हैव टॉट सम स्टूडेंट्स जो ना समझते नहीं है, हमारी बॉडी है, हमें पता है, उनको ये तो अच्छा क्या बताया था कल, मैडम ने क्या बताया था परसों, क्या वो वही चीजें याद करते। नो, मत याद करो क्या बताया था क्या नहीं, सोचो क्या है। आपको पता है, जैसे इसने अभी एक लड़के ने ही कह दिया, उसको पता है टेस्टिस कहाँ होती है, बट अगेन ही एब्डोमिनल, जबकि ही नोज वेयर टेस्टिस आर प्रेजेंट। सो थिंक ओवर इट, डोंट ट्राई टू क्रैम द थिंग्स कि टीचर ने क्या बताया था, हाय याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं। सोचो क्या हो सकता है, ठीक है? हो सकता है इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन ना आए। सम क्वेश्चन may come from outside these questions, but try to, you know, यूज योर माइंड कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या मुझे पता है? पता तो है, फिर लिखो। You all students know, but what students do? They try to cram the things. Rote learning हम इसको कहते हैं। And when you do rote learning, तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या लिखें, ठीक है? So अपनी माइंड यूज करो, जीके यूज करो। Number of sperms produced at a time. Now ninth B, Aryan, sorry, not ninth, 8th B, Aryan, Bharat, Damandeep, Dev and Garima. जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। एक बार में कितने स्पर्म्स होते हैं? 1, 10, 100 कि मिलियंस? 300 million। हाउ मेनी? 300 million। 300 million. Very good. It is number of sperms produced at a time are 300 million. Next student. Number of eggs produced at a time. 1, 2, 10 कि 100?
जोर से। मैं 1. 1 पर कोई और नहीं बोलेगा बेटा। लेट द अदर स्टूडेंट, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। नहीं पता तो हम बताएंगे, ठीक है। नोबडी एल्स विल टेल। इट इज 1 एग, यहाँ पे लिखो 1 एग पर मंथ, एक मंथ में। जबकि नंबर ऑफ स्पर्म्स, यहाँ पे तो एक दिन में कई मिलियन बन जाते हैं। द प्रोसेस, यस, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग सीमन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव, यू नो, पेनिस से जो है, पेनिस से सीमन बाहर निकल के कहाँ पे जाता है? वेजाइना ऑफ फीमेल। द मेल pours sperms in the vagina of the female. This process is called as रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को आगे फर्टिलाइजेशन ये होगी। सिर्फ स्पर्म्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालने को क्या बोलते हैं? अब बैठो बेटा। देयर इज 1 गर्ल। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम इजैकुलेशन। इजैक्यूलेशन, और इजैक्यूलेशन थोड़ा सा एक टर्म, और इंसेमिनेशन। इजैक्यूलेशन इज ऑल्सो करेक्ट, बट द करेक्ट, बैठो बेटा, इट इज इंसेमिनेशन। सीमन का अंदर करना, दैट इज इंसेमिनेशन। और अगर ना याद आए और इजैक्यूलेशन याद आ जाए तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, द डक्ट विच कैरी स्पर्म्स, ये टेस्टिस है। टेस्टिस में तो स्पर्म क्या करेंगे? स्पर्म्स, टेस्टिस ने स्पर्म्स बना दिए, वो इस डक्ट के थ्रू बाहर आएंगे। इस डक्ट को क्या बोलते हैं? द डक्ट, द पाइप, डक्ट मीन्स द पाइप which carries sperms are called, is called as नहीं पता। नहीं याद है? कोई बात नहीं। एनीबडी एल्स? बैठो बेटा। यस, देयर इज 1 गर्ल। हाँ बोलिए। Vas deferens. वास डिफरेंस। और नहीं याद आए तो स्पर्म डक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। बैठो बेटा। इट इज स्पर्म डक्ट। ये उन बच्चों के लिए जिनको इमीडिएटली याद नहीं आए, और अदरवाइज टेक्निकल टर्म इज वास डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू स्पर्म्स, डक्ट तो ठीक है, बट हाउ डू स्पर्म्स मूव अवे फ्रॉम टेस्टिस? दे मूव अवे फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड बाय टेल। Moving through tail, by moving through tail, या moving by tail. Is it okay? ठीक है जी। अब मैं आपको कुछ टर्म्स ये टर्म्स लिख लीजिए। रिप्रोडक्शन आपको पता है, गैमीटोजेनेसिस। Gametogenesis means formation. Gameto, formation of gametes. That is gametogenesis, right? Then gametes. Gametes or sex cells. These are sperms. In, ये आपको साइन पता होना चाहिए। दिस इज ऑफ मेल्स। पता है आपको सबको? यस और नो? ये जो है बड़ा सा, अगर नहीं पता तो बड़ा सा लिख लो, ये है मेल।
और ये है फीमेल, ठीक है। सो स्पर्म्स इन मेल्स, एग्स और ओवा इन फीमेल्स। Release of sperms through penis. पेनिस आप सबको पता है, थ्रू पेनिस। पेनिस से जो स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे वन स्टूडेंट हैज टोल्ड मी, इजैक्यूलेशन। of eggs, not eggs but egg or ova from ovaries, it is called as ovulation. Fusion of sperm and egg, it is called as fertilization. Development of embryo from zygote, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं, दे फॉर्म zygote. So development of embryo from zygote is called as embryogenesis. Is called as embryogenesis. Attaching of embryo, और यू कैन से एम्ब्रियो की ही स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट, विद यूट्रस वॉल। जब एम्ब्रियो मदर की यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। बर्थ ऑफ बेबी, जिसको हम कहते हैं डिलीवरी हो गई है, birth of baby scientifically it is called as parturition. Baby is called as parturition. So these are very important terms. Then, yes. करें आगे? Yes. Okay. So, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव, अगर ये मेल की एब्डोमिनल कैविटी है, these are the legs, and in between legs, this is a sac-like structure called as scrotum. पता है आपको सबको?
और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? पेनिस। The pipe-like structure for ejaculation of semen as well as for urine. ठीक है जी। अगर ये फीमेल है, then ovaries are present in the abdominal cavity. Is it right? Yes. नेक्स्ट अगर हम ड्रॉ करें, ड्रॉ करना आ सकता है, सो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान से देखना है फिर बनाना है। और यूरिनरी ब्लैडर में ये क्या है? दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है पाइप जिससे यूरिन पास हो रहा है। और ये यूरेथ्रा के बाहर एक क्या है? एक स्किन और मसल्स की लेयर है। ठीक, तो इसको हम क्या कह देते हैं? दिस इज ये लेयर है स्किन एंड मसल्स की जिसने यूरेथ्रा को कवर किया है, एंड दिस इज कंप्लीट कॉल्ड एज पेनिस। और ये है यूरेथ्रा। यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है, इधर इस साइड यूरेथ्रा इज कवर्ड बाय अ ग्लैंड। ग्लैंड जैसे सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाती है, ऐसे ये ग्लैंड है। दिस इज कॉल्ड एज, आप सबको पता होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। पता है कि नहीं? Called as prostate gland. Then here this is one testy और यहाँ पे दूसरी। मैं तो बहुत बड़ी करके दिखा रही हूँ, अगर इतनी दूर दूर नहीं होती है, पास पास में होती है। ठीक है, देन एक तरफ का हम दिखाएंगे। इस तरह का डायग्राम बनाया होता है, आप किसी भी तरह से लेके जा सकते हैं। आप इस तरह से दिखा सकते हैं, इस तरह से फोल्ड होकर। ये स्पर्म डक्ट है जो कहां पर खुल रही है? दैट इज यूरेथ्रा में। प्रोस्टेट में नहीं, यूरेथ्रा में खुल रही। ठीक, और ये ध्यान से ऐसे इधर है, ये क्या है? दिस इज टेस्टिस। बना लेना ये डायग्राम। टेस्टिस, दिस इज स्पर्म डक्ट या वास डेफरेंस। ये फिर एक ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज यूरेथ्रा। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे व्हाट इज दिस? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है बेटा? जल्दी से बताओ। It is urine. So urethra is for urine. Yes. Vas deferens which carries sperms and it also opens in urethra. Right? So urethra is called as urinogenital duct. लिखिए assertion. Urethra is called as urinogenital duct. रीजन है urethra transports both
sperms या semen and urine. हाँ जी, assertion true कि false? True है बेटा. Urethra is called as urinogenital duct because it carries urine. Genital means gametes. Genital, gametes, sex organ इन सब से है. So it carries gametes as well as urine. That is why. ठीक है, तो यहाँ पे टर्म लिख लीजिए genital. Genital relates with gametes. Tell me, any student, raise your hands. What do you mean by semen? Semen क्या है? Sperms तो ठीक है, पता चल गया आपको. What is semen? Any student? सिर्फ एक लड़की को उधर पता है. Yes, 8th A में लास्ट में जो है स्टूडेंट, आ जाओ जिसने हाथ खड़ा किया. कम क्विकली, जल्दी से भाग कर आओ. बोलिए. The mixture of sperm and fluid. The sperm and the fluid, बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स, जैसे बेटा ब्लड होता है, ब्लड में प्लाज्मा होता है और सेल्स होते हैं, ऐसे ही सीमन है. स्पर्म्स प्लस, आप फ्लूइड भी लिख सकते हो, अदरवाइज सेमिनल प्लाज्मा. Semen is sperms because sperms require some medium to swim. So that is provided by seminal plasma. Next question आ जाइए. Sperms are produced by dash. Next है seminal plasma is produced by dash. अच्छा, यहाँ पे ये ट्रू हो गया. चलिए पहले हम बात इसकी कर लें. This is true. It is. And this is the correct reason because it carries both. Option A. Assertion correct, reason correct, and her reason explains assertion. ठीक है, ये आपने लिख लिया, ये मैं रब कर रही हूं. तो हम ये कहते हैं, तो मैंने आपसे पूछा है स्पर्म्स produced by roll number 15, 8th B. आ जाओ जल्दी से. स्पर्म्स किसने बनाया? सेमिनल प्लाज्मा किसने बनाया? जल्दी से, क्विक. हाँ. Ma'am, sperms produced by testes And seminal plasma by? and चलो बैठो बैठो, आप बैठिए. रोल नंबर 17, 8th A. मैम बाय योने. बाय, दोबारा से. सेमिनल प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड बाय मैम बाय योने. ह्यूमंस तो है, बट कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पार्ट में? देखो बेटा, बैठो. बाय, ये ग्लैंड्स है. मैं पहले ही कह रही थी कि ग्लैंड्स कुछ तो बनाएंगी ना, कुछ तो सिक्रीट करेंगी फ्लूइड. तो सेमिनल प्लाज्मा प्रोड्यूस्ड बाय glands such as seminal vesicles and prostate gland. Seminal vesicles and prostate. Excuse me, ma'am. बोलिए. Ma'am, I wanted to ask that seminal plasma is produced by two glands. Yes, it is produced by two glands. वैसे prostate यहाँ पे थोड़ी सी छोटी छोटी कूपर्स ग्लैंड भी होती है ना. तो
इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि टू ग्लैंड्स, मेजरली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड. Okay, ma'am. Now the question comes, write down function of sperms. तो पता है gametes है. Functions of सेमिनल प्लाज्मा क्या है? ये फ्लूइड है कि सॉलिड है कि सेल है? क्या है? है ना? फ्लूइड क्या करते हैं? जिसमें कोई स्विम कर सके. फ्लूइड का तो मेन फंक्शन ये है. तो फर्स्ट फंक्शन है प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडियम. बेटा ये सारा जितना मैंने अभी इस बोर्ड पे लिखा, ये सारा 5 मार्क्स क्वेश्चन में आना ही आना है. ठीक है. सो प्रोवाइड्स फ्लूइड मीडियम. इसलिए डायग्राम तो घर में जाके 2 बार बना लेना. फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म्स. और दूसरा है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स. provides nutrition to sperms and provides fluid medium for swimming of sperms. Very important. MCQs में आ सकता है या फिर आपके प्रॉपर 2 मार्क्स में आ सकता है या 5 मार्क्स में. तो फिर डायग्राम आ ही सकता है. तो सीमन क्या है? स्पर्म जैसे ब्लड में ब्लड सेल्स और प्लाज्मा होते हैं, ऐसे सीमन में सेल्स कौन से है? स्पर्म्स है. और फ्लूइड क्या है? सेमिनल प्लाज्मा. नेक्स्ट आ जाइए कि अब हम बात करते हैं स्पर्म की. स्पर्म इज कौन सा गैमीट है? मेल की फीमेल? मेल गैमीट है. इट हैज 3 पार्ट्स. सीधा आएगा. क्या है? नेक के बाद दिस इज मिडल पीस एंड दिस इज टेल. सो टेल क्या करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट, लोकोमोशन. बनाओ डायग्राम. ड्रॉ द डायग्राम. देखो ये सबसे ऊपर क्या है? इसको बोलते हैं एक्रोसोम. फंक्शन में बताऊंगी, साथ साथ लिखना है. ये है न्यूक्लियस. ये है, ये जो कलर में नजर आ रहे हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया. और ये है टी. डन? बना लिया?
Can anybody tell me the function of acrosome? देखो, अगर दिस इज स्पर्म और अगर हम एग का स्ट्रक्चर देखें, ये एग है, एग के बाहर एक ये मेम्ब्रेन है और एक ये सेल्स की मेम्ब्रेन, बहुत सारी। नाम याद है आपको? नाम किए हुए हैं कि एग मेम्ब्रेन्स ही है? जल्दी से चलो, हम इनको सिर्फ एग मेम्ब्रेन्स की बात हम करते हैं, ठीक है? ये बना लेना सेल सारे। सो दिस इज एग और एक ये पिंक वाली, एक ये बीच वाली और एक ये वाली, दीज आर एग मेम्ब्रेन्स। अगर स्पर्म ने अंदर जाना है तो ये एग मेम्ब्रेन्स को साइड में करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा, इसी जगह से, सारा नहीं, जिस जगह से जाना है वहां पे एग मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो दैट इज डन बाय एक्रोसोम। ठीक है, एग का भी स्ट्रक्चर बना लो, मैं साथ साथ में लिखती रहती हूँ यहाँ पे। एक्रोसोम डिसॉल्व egg membranes at the site of entry of sperm. At the site of entry of sperm. ठीक है, न्यूक्लियस आपने सिर्फ अभी याद रखना है, हैज जेनेटिक मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया provides energy to sperms and tail helps in movement. आ सकता है 2 मार्क्स में, ये 4 दे दिए, फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल। कुछ भी नहीं है, नहीं दिमाग में रखोगे, नहीं सोचोगे, डायग्राम नहीं ड्रॉ करोगे, 2 नंबर ऐसे ही गायब हो जाएंगे, और डायग्राम बनाओगे तो याद रहेगा। चलिए, डन बेटा, दोनों डायग्राम्स बना लिए। जिसके रहते हैं दे कैन रेज देयर हैंड्स, अगर किसी के रहते हैं। चलो बनाओ 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 जल्दी से। राइट, बेटा ये keeducon.com है ना? keeducon ई लर्निंग, नॉट .com, keeducon ई लर्निंग पे जाओगे तो ये आपको शाम को लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। You can do from that also. keeducon ई लर्निंग, you all know. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ध्यान से देखो, साथ साथ मेरे बनाना। ये आदत, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज यूट्रस। ये यूट्रस का नीचे वाला पोर्शन आ जाता है सर्विक्स, दिस इज विजाइना।
vagina, cervix. Cervix is the lower portion of the uterus. This is uterus. Here, on both sides of the uterus, there is present ovary. Ovary is attached with the uterus. ऐसे नहीं है कि भी ये ऐसे ही हवा में लटके. Then this is the duct which carry eggs. This is called as oviduct or fallopian tubes. ऐसे ही इधर भी. This is also oviduct or fallopian tubes. देखो इधर ध्यान से देखो, बनाना भी इधर से देखो. स्पर्म्स यहाँ पे डाले पेनिस नहीं, स्पर्म्स यहाँ से मूव कर रहे हैं. बहुत सारे स्पर्म्स रास्ते में ही मर गए, है ना, क्योंकि वीक थे. 300 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ few hundred sperms they enter in the fallopian tubes. 50-100 स्पर्म्स एंटर करते. और अगर यहां से एग निकलेगा, this is egg taken by fallopian tubes, then here the sperms they fertilize the egg. So what is the site of fertilization? That is fallopian tubes. ये क्या है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? fallopian tubes. ओवरीज में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, यूट्रस में भी नहीं होती. कहां पे होती है? fallopian ट्यूब्स में होती. ठीक, लेट मी शो यू. ये देखिए, ये स्पर्म निकला, ये गया. सीमन की अगर हम बात करें, यहां से इधर आया and comes out through penis. This is, female reproductive system. Cervix, vagina, ovaries, uterus, fallopian tubes. Then this Now, here you can see vagina में sperms बहुत सारे गए. दिख रहे हैं आपको कि नहीं? थोड़े से ऊपर से. यहां से स्पर्म्स जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, एंड दे आर रीचिंग. ये देखिए, ये एग पड़ा हुआ है. स्पर्म्स आर रीचिंग हियर. ठीक है. The sperm and egg they fuse to form, क्या बनाते हैं? zygote, which is single celled. ये याद रखना है, zygote भी एक ही सेल का बना है. Now see here, यहां से you can see here that ovulation क्या? ये ओवरी में से एग निकला. एग यहां गया, उधर से स्पर्म्स आए. फर्टिलाइजेशन, ये क्या है? फर्टिलाइजेशन. इसके बाद क्या बना? zygote बना. ठीक है. zygote के बाद you can see this is zygote. zygote ने 2 सेल्स बनाए. डिवीजन, इसका मतलब zygote starts developing in the fallopian tubes, right?
4 सेल्स बन गए। मोरूला, मोरूला होता है 8 to 10 सेल स्टेज, 8 to 16 सेल। मोरूला किस में आ गए? यूट्रस में, ये देखिए। फिर ब्लास्टोसिस्ट, ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट कहां पे जा रहा है? ये यूट्रस की वॉल में जा रहा है। दोबारा से मैं बता रही हूं कि सबसे पहले क्या बना? दैट इज जाइगोट बना। कहां पे बना बेटा? फेलोपियन ट्यूब्स में कि यूट्रस में? fallopian tubes में zygote starts develop in the fallopian tubes. It forms 8 to 16 celled morula. morula कैसा है? ऐसा है। यादव जी मैम को भेज दो बैच बस में। ठीक है, उसके बाद मोरूला के बाद इन यूट्रस, अब हम बात कर रहे हैं यूट्रस में क्या बना? एक कैविटी भी आ गई मोरूला में, या आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैविटी आ गई है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज blastocyst, and this blastocyst is implanted in the uterus. तो आप लिख लो, what is blastocyst? The embryonic stage, लिख लो, the embryo stage, write down the embryo stage which has a cavity, the embryo stage which has a cavity and is implanted in the uterus, and is implanted in the uterus is called as blastocyst. Ma'am, can you please repeat? The embryonic stage, Note it down first. which has a cavity and is implanted in the uterus, is called as blastocyst. अब टर्म आ जाती है फीटस, लास्ट बता रही हूं मैं, इट इज फीटस, द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच ऑल ऑर्गन्स आर विजिबल, द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन विच ऑल ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर विजिबल। हमें सब कुछ उसकी लिम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, हमें उसकी छोटी छोटी सी आंखें दिखनी शुरू हो जाती है। It is fetus is formed at the end of 12 weeks. महीने बाद fetus is formed at the end of 12 weeks. 12 weeks means Yes. Ma'am, please repeat. fetus is formed. Fetus. This is fetus. Coitus नहीं बोल देना. Fetus is formed at the end of 12 weeks. प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद फीटस बन जाता है। It's okay? Yes. So I hope this is all about reproduction. जो वर्कशीट है वो करके आओ। अगली बार हम फटाफट से 5-7 मिनट इस वर्कशीट पे लगाएंगे और हम फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल पर जाएंगे। Is it okay? Okay, ma'am. So this is all about of science for today. ठीक है, अपनी मैथ्स की वर्कशीट निकालो। We will switch on the camera within 2 minutes. Thank you, ma'am. Equal. Okay. Then we have third one is area of circle. ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है 7th में 2 pi r. is equal to pi r square. कोई r नहीं होता, it is pi r square. जिसमें आपके पास r क्या चीज है? r is the radius. छोटा सर्कल ड्रॉ करो फ्री हैंड से, पता होना चाहिए कि r की पोजीशन क्या होती है। नहीं उसके साथ pi square is
एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, उसके बाद है हमारा, इसी में ही हमारे पास यूज होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब क्या है? उसकी बाउंड्री। प्लेन फिगर्स में जैसे आप पेरीमीटर की बात करते हो, तो दिस इज ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर मीन्स उसकी बाउंड्री ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr। ठीक है बेटा। और पाई की वैल्यू आपको कभी कभी 3.14 यूज करते हो और कभी कभी 22/7। ओके, अगर नहीं गिवन हो क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, आप अपने आप कोई भी वैल्यू दोनों में से अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। Then, अभी हम ये सारी फिगर, जितने भी ये फिगर्स है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। जितनी फिगर्स हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्लेन फिगर्स। ये प्लेन फिगर्स के फॉर्मूलाज हैं। ओके, दिस इज कंप्लीटेड। यहाँ पे लिखिए सबने यहाँ तक। Yes. चलो, नेक्स्ट इज 5th नंबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की शेप सबको पता है, और आपको पता है कि उसमें जो ये होती है, ये हाइट होती है। ओके, एंड दिस इज द बेस। जिसके ऊपर हाइट फॉल करती है उसको हम बेस बोलते हैं। ओके, और हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर जो फॉल करता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। आपको खुद ढूंढना है कि कहाँ पे हाइट है कहाँ पे बेस है, वो आपने 7th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, you know it. Then area of parallelogram। याद है किसी को? 7th पे किया था ये। What is that? Base into height। Okay, parallelogram की फिगर ड्रॉ करो। It is like this, थोड़ी slanting होती है इसकी lines, you know it। Okay, this is base and height is falling on it। This is the base and height। ओके, ये सारी प्लेन फिगर्स हैं जो आप ऑलरेडी कर चुकी हो। ओके, एक और है आपका ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज होता है आपका चैप्टर में। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज लिटिल डिफरेंट, थोड़ी सी शेप इसकी डिफरेंट होती है। वो होती है आपकी, कोई बताएगा क्या स्पेशलिटी होती है ट्रेपेजियम में? तो पैरेलल साइड्स होती हैं इसकी। इट इज लाइक दिस, one pair of sides are parallel। Okay, and जो height होती है, it is like this, this is the height। बराबर की होती है, these both are same। Okay, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, these both are same। तो इसको हम बोलेंगे H। इसको अगर हम A बोलते हैं और इसको B बोलते हैं तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ A प्लस B इंटू H। 2 पैरेलल साइड्स हैं, उनको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हाइट से। दिस विल बी द ट्रेपेजियम। ओके, इनके जो है फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे। और नेक्स्ट एक और है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की कैसी शेप होती है? कोई बताएगा? व्हाट इज द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? उसकी 4 साइड्स होती हैं बस। ओके, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मान लो मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया तो ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। उसकी साइड्स कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका अगर मेरे को एरिया निकालना पड़े तो हम क्या करते हैं? एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं
और इसके ऊपर जो टू परपेंडिकुलर्स होते हैं उनको हम चेक करते हैं कि वो कितनी कितनी हाइट की है। ये भी एच है और ये भी एच है, दोनों सेम है। ओके, तो आपके परपेंडिकुलर जो है, जो फॉल कर रहा है, इसको नेम लिखो ए बी सी डी। दिस इज H1, दिस इज H2, टू हाइट्स हैं आपकी। अब मेरी फिगर में वो दिख रहा है कि H जो होगा वो इक्वल होगा, तो हो सकता है कोई ऐसी फिगर हो जिसमें H1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू H2 हो, छोटा बड़ा भी हो सकता है वो। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2। थोड़ा सा ट्रेपेजियम से मिलता जुलता है इसका फॉर्मूला। उसमें हम पैरेलल साइड्स को प्लस करते हैं, इसमें हम हाइट को प्लस करते हैं। ओके, तो ध्यान देना ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें हमने हाफ इंटू डायगोनल इंटू H1 प्लस H2, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है। ओके, आप क्वेश्चंस में यही सारे फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास पूरी एक लिस्ट होनी चाहिए। उसके बाद विल बी राइटिंग दोज फॉर्मूलाज जो आपकी 3D शेप में आते हैं, जो आपकी 8th क्लास से बिलोंग करते हैं। ये सारी आपकी प्लेन फिगर्स हुई हैं, अभी आपके शेप्स हैं 3D शेप्स। फॉर्मूलाज ऑफ 3D शेप्स जो आप 8th क्लास में अभी पढ़ोगे। फर्स्ट शेप है आपके यहाँ पे क्यूब। तो पता है क्यूब कैसा होता है? आई हैव अ क्यूब ओवर हियर, मेरे पास है यहाँ पे क्यूब, आपको दिख रहा है? राउंड होते, ये ऐसे स्क्वायर टाइप होता है, उसके सारे फेसेस जो होते हैं स्क्वायर होते हैं, पता है आपको? ठीक है, कितनी साइड है इसकी? 1 2 3 4 5, एक नीचे और एक ऊपर 6, तो 6 फेसेस होते हैं इसके। ठीक है, तो क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं? राइट डाउन, इट हैज 6 फेसेस। आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसको एक बार रिवाइज करो कि हमने इन चीजों को भी यूज करना है। 6 फेसेस होते हैं इसके, एंड ऑल फेसेस क्या होते हैं? ऑल फेसेस आर स्क्वायर्स, इनकी शेप होती है स्क्वायर। 6 स्क्वायर जब हमको उनकी सेटिंग करते हैं अप डाउन और सराउंडिंग में, तो वो बन जाता है एक क्यूब। ठीक है बेटा, तो क्यूब में आपको अलग अलग इसके फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे कि उसका वॉल्यूम क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला, लिखो कर्व सरफेस एरिया, कर्व और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में लेटरल पूछा गया है, कभी कभी CS से पूछा जाएगा कर्व सरफेस एरिया, तो दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 4A स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास दो चीजों को हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ओके, यू नो वन थिंग बेटा, जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ हम किसी भी फिगर की, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना तो सिर्फ उसकी सराउंडिंग की बात करते हैं, उसका टॉप और बॉटम जो है वो छोड़ देंगे, ना तो टॉप के बारे में देखेंगे ना बॉटम के बारे में देखेंगे, सिर्फ उसकी सराउंडिंग की बात हो रही है। तो दैट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। अब लेटरल में आपको दिख रहा है कि 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4, तो इसलिए हमने इसका एरिया लिखा 4A स्क्वायर। ओके, उसके बाद अगर हम लिखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया में आप टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड कर रहे हो, तो हमारे पास कितने फेसेस हो गए? 6। ये हो गया 6a²। आपने इजी है, ये आपने पहले यूज भी किया होगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला एक और यूज होता है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सी पार्ट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम मीन्स कि क्यूब की कैपेसिटी कितनी है, कितनी चीज क्यूब के अंदर आ सकेगी, कितना पानी उसमें आ सकेगा, कितना लिक्विड उसमें आ सकेगा, हाउ मच थिंग वी कैन पुट इन देयर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस एरिया। बेस का कितना एरिया है? इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट। बेटा किसी भी चीज का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो ना, तो हम उसके पहले बेस के एरिया को लिखेंगे और फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कुछ भी। वॉल्यूम का मतलब कि उसमें आप कितनी चीज डाल के देख रहे हो, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी ये चीज ऑक्यूपाई कर सकता है, तो दैट इज द बेस एरिया। इसमें बेस एरिया क्या होगा क्यूब में? क्यूब में बेस एरिया क्या होगा? बेस क्या चीज है? क्यूब का बेस क्या है? अगर मैं आपको क्यूब दिखाती हूँ, इसका बेस क्या है? फ्लैट है, स्क्वायर है इसका बेस। तो बेस का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है ना, तो हुआ ए स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट इसकी कितनी है? ए स्क्वायर इंटू ए विल बी ए क्यूब। तो यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिखो, ए स्क्वायर इंटू ए, जो इसकी हाइट है, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। वहां से ये वॉल्यूम आया। मैंने इसलिए इसको ब्रेक करके आपको बताया बिकॉज आपको क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा ये चीज, कि बेस एरिया इंटू हाइट। जैसा क्वेश्चन है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको सोचेंगे। यू शुड नो कि वॉल्यूम हमारे पास कहाँ से आया। Okay, the other three formulas you will be using, ये आपकी 3D शेप के फॉर्मूलाज है, ये आपके सॉलिड, जिनको हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स भी बोलते हैं इसको। आपके असर्शन रीजन में कुछ वर्ड्स ऐसे यूज किए होते हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए। इनको हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स। और जो पिछले हमने किए हैं वो सारी हमने ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, वो सारे क्या है? प्लेन फिगर्स। ये आपकी हैं सॉलिड फिगर्स। फाइन, पता होना चाहिए। चलो एक और करते हैं। क्यूब का आपको पता चल गया, शेप को पता है। लेट अस डू फॉर नाउ सेकंड इज क्यूबॉइड। बॉइड, क्यूबॉइड की शेप देखी हुई है आपने? Yes. इट इज लाइक दिस। ओके, इसकी सारी साइड्स देखो, सारी साइड से आपको कैसी शेप दिख रही है? Rectangle. तब से आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। आपको पता है कि जितने भी फेसेस मैं इसके देखूंगी, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी फेसेस सारे के सारे रेक्टेंगल्स हैं, कहीं भी आपको सर्कल नहीं दिख रहा, राइट? तो इसके बारे में अभी हम करेंगे। क्यूबॉइड है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है क्या क्या है यूज हो रहा है? लेंथ यूज हो रही है, ब्रेड्थ यूज हो रही है और हाइट यूज हो रही है। ओके, आपको ड्रॉ भी करना आता होगा ये। क्यूबॉइड काफी बच्चों को आता है ये ड्रॉ करना। ऐसे हम क्रॉस करके ड्रॉ करते हैं, तो ज्वाइन करते हैं कॉर्नर्स को, एंड आपके पास एक ब्यूटीफुल क्यूबॉइड बन जाता है। जिनको ड्रॉ करना आता है ड्रॉ कर लो यहाँ पे। Done. Very good. Here it is L. You know this is length. This standing line is height, and ये जो slanting दिख रहा है, this is breadth. Right. ओके, तो अभी हम इसके फॉर्मूलाज लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका यूज होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी CSA, या फिर लेटरल सरफेस एरिया LSA। CSA is curved surface area
आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म है CSA, लेटर सरफेस एरिया का है LSA। और मैंने आपको बताया था कि जब हम LSA की बात करते हैं, CSA की बात करते हैं, हम उसकी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू हाइट L प्लस B। सराउंडिंग की बात हो रही है, ऊपर और नीचे वाले जो रेक्टेंगल्स हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, एंड टोटल सरफेस एरिया विल बी TSA, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TSA। आपको फिगर से भी पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, टॉप सरफेस एरिया का मतलब हम टॉप को छोड़ रहे हैं, बॉटम को छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम उसकी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। सराउंडिंग में आपको क्या क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है और साथ में हाइट दिख रही है। ठीक है, L और B दिख रहा है और साथ में हाइट दिख रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट TSA, टोटल सरफेस एरिया, जिसमें हम टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करेंगे। ओके, उसका फॉर्मूला भी लिखो यहाँ पे। इट इज LB प्लस BH प्लस HL। ये 2 लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेटे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें ये जो LB लिखा है, LB का मतलब कौन कौन सा यहाँ पे यूज हो रहा है? मेरे को बॉटम एंड अपर वाला यूज हो रहा है। ठीक है, LB। और BH किसके लिए यूज हो रहा है? साइड वाला, कि साइड वाली ब्रेड और साथ में हाइट। उसके बाद आपका यूजर है H और L। ठीक है, H और L के लिए क्या यूजर है? एक आपके पास हाइट है ये वाली, और साथ में आपके पास L है। ठीक, तो ये चीजें आपको जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। Then one more formula, volume, which we are using in this chapter. Volume is the same. तीन चीज लिखो इसको, base area into height. Base area into height. क्यूब में भी हमने सेम चीज लिखी थी। ठीक है, बेस एरिया इसमें क्या चीज है? L इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का जो क्यूबॉइड का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, सो इट इज L इंटू बी इंटू H। दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है बेटा, Yes. दिस इज द वॉल्यूम क्यूबॉइड का। पता चल गया आपको? Yes. लेट्स डू फॉर वन मोर। अब आपकी लिस्ट बन जाएगी पूरी फॉर्मूलाज की, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड थिंग विच इज यूजिंग इन योर चैप्टर इज सिलेंडर। की शेप सबको पता है, इसकी शेप होती है ऐसे, नीचे एक सर्कल होता है और ऊपर एक सर्कल होता है। ओके, एंड ऊपर और नीचे जो सर्कल है, इनकी जब हम सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, इट बिकम्स द हाइट। दिस इज द हाइट, एंड ये जो होता है इसका होता है रेडियस। दिस इज R। ऊपर और नीचे सर्कल है, सर्कल के अंदर रेडियस है, और वो सिलेंडर कितना बड़ा है, कितनी उसकी हाइट है, इससे आपको पता चलती है उसकी H के बारे में। Look here all of you, this is a cylinder. ठीक है, it is round from all the sides, you know it. राउंड होता है, देखा होगा आपने। यहाँ पे भी सर्कल है, इसका अपर भी सर्कल है और नीचे बॉटम भी सर्कल है। आपने बॉटल्स भी देखी होंगी, वाटर बॉटल्स भी होती है इस शेप में। ओके, तो सिलेंडर थोड़ा सा चौड़ा भी हो सकता है, थोड़ा पतला भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका सर्कल कितना है। छोटा सर्कल होगा तो आपको छोटा सिलेंडर दिखेगा, छोटा इन द सेंस तो इतना मोटा नहीं दिखेगा। डायमीटर उसका कम होगा, रेडियस कम होगा, तो फिर ऑफकोर्स वो थोड़ा सा आपको पतला भी दिखेगा।
बेटा, सो इट डिपेंड्स कि आपके पास रेडियस कितने, जैसा सर्कल होगा वैसे ही सिलेंडर होगा। अगर आपके पास मान लो छोटा रेडियस है, इतना सा रेडियस, छोटा सा सर्कल है, तो आपका सिलेंडर भी ऐसा ही बनेगा, अप एंड डाउन, राइट। तो अभी हम ये वाला फिगर यूज कर रहे हैं, तो इसी को यूज करो। लेट अस राइट डाउन द फॉर्मूलाज। यू आल्सो ड्रॉ द डायग्राम। Done. So we are writing CSA first of all, CSA और LSA, you know, अभी हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं जिसमें हम टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। टॉप एंड बॉटम को छोड़ के आपके पास क्या बनेगा? इट इज 2πRH। CSA की बात हो रही है, उसके आसपास की बात हो रही है, सिलेंडर की सराउंडिंग की बात हो रही है। इट विल बी 2πRH। B is TSA, total surface area, जिसमें 2πRH तो होना ही है, पहले से जो है CSA तो होना ही होना है, प्लस उसमें क्या प्लस करेंगे हम? सिलेंडर के, आप ये सिलेंडर देखो ध्यान से, इसका सराउंडिंग तो हमने करनी ही करनी है, और इसमें क्या ऐड करें कि वो टोटल सरफेस एरिया बन जाए? सर्कल और नीचे वाले सर्कल के एरिया को प्लस कर देंगे, राइट। सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। हम क्या ऐड करेंगे? 2πr², π² ऊपर वाला और πr² नीचे वाला, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2πr²। तो हमारे पास ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो इसको आप याद करने के लिए यू कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो, 2πr कॉमन ले लो और अंदर आपके पास आ जाएगा h + r। 2πr इज कॉमन, दोनों में कॉमन है बेटा, आपको दिख रहा है, ठीक है। So it will be h + r. You can learn in any form. जो लर्न करोगे फॉर्मूला, प्लीज उसको अंडरस्टैंड करके लिखना कि ये कैसे आया। ओके, फिगर अपने माइंड में रखना, फिगर ड्रॉ करके आपको समझ आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके आसपास की बात कर रहे हैं, या टॉप की बात कर रहे हैं, बॉटम की बात कर रहे हैं, या फिर पूरे की बात कर रहे हैं। ओके, राइट डाउन द वॉल्यूम ऑल्सो। वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, दैट इज बेस एरिया इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। प्लीज फाइंड आउट, निकालो इसको। Write down base area into height yourself. हाँ जी, प्लीज टेल मी क्या आ रहा है इसका? Base area into h, that is πr² h. Volume of cylinder is πr² h. Okay. Please write down yourself. Pi r base area raise your hand who have written πr² h. Okay, good. आपने यूज भी किया होगा इसको ऑलरेडी। चलो टेक आउट मॉड्यूल बेटा, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करते हैं। कल मेन फॉर्मूला बेटा आपने कर लिए हैं, जो जो और यूज होंगे आज भी कर लेंगे। ओके, साइड बाय साइड, पहले इनको अपने माइंड में रखो। ओके, लेट अस डू एमसीक्यू, सॉरी assertion रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। आपके मॉड्यूल में मेंसुरेशन की वर्कशीट है सबके पास। सबसे पहले हम assertion रीजन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। जो हमने फॉर्मूलाज किए हैं उनको यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6 into साइड स्क्वायर।
True, very good. Assertion is true. Reason, the sum of areas of all the faces or surfaces that enclose the surface is called the total surface area of a solid. True. True, yes. I'm reading once more. एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ मैं स्टेटमेंट को. Sum of areas of all the faces. अभी अभी सिलेंडर के केस में हमने ये किया था कि सारे फेसेस के एरिया को जब हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया. क्यूब के हमने सारे फेसेस को ऐड किया था तो 6a स्क्वायर आ गया था. सिलेंडर के सारे फेसेस को ऐड कर दिया था तो आपके पास दूसरा सरफेस एरिया आ गया था. ठीक है, वो आपको पता है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो कौन सी ऑप्शन आएगी इसमें बेटा? ए ऑप्शन. यस, 8 की ऑप्शन है ए. नेक्स्ट वन, lateral surface area of cylinder is 2 pi RH plus 2 pi R square. False. ये अभी अभी आपने किया है. फॉर्मूला से मैच करते जाओ. It is only 2 pi RH. उसमें सर्कल बिल्कुल भी ऐड नहीं होता. सराउंडिंग की बात होती है lateral surface area में. That's why it is false. Next is reason. Lateral surface area of a solid is the surface area of the solid without the bases. Yes, ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये सिलेंडर है, इसके बेसिस को छोड़ के, अप एंड डाउन को छोड़ के जो बाकी एरिया है वो आपके पास लेटर सरफेस एरिया में यूज होगा. ठीक है बेटा. तो आपकी जो फर्स्ट 8 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसकी आपके पास ए ऑप्शन आ रही है और क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9 इट इज डी ऑप्शन. Assertion आपके पास false है और reason में they are saying lateral surface area of solid is the surface area of the solid without the bases. 10th question, assertion lateral surface area of cuboid is 2HL plus B. मैच करो जरा जो फॉर्मूलाज आपने लिखे हुए हैं. True, very good. Reason is in cuboid lateral surface area and total surface area is same. दोनों को अलग अलग होती है. हर एक फिगर में सब कुछ अलग अलग है उसका. किसी भी फॉर्मूला में हमारा CSA और TSA सेम नहीं है. आपने जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं सब में अलग अलग होते हैं क्योंकि हम CSA में टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं तो वो TSA से मैच नहीं कर सकता. ओके, सो 10th ऑप्शन इज C. 11th क्वेश्चन इज area of rhombus is 1/2 into product of diagonals. True, very good. आपको पहले से पता है ये. Reason, area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. True, किया था अभी आपने. So 11th की ऑप्शन आ जाएगी B. Okay. 12th question, volume of cuboid is LBH. अभी आपने लिखा था रीजन इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. यस, कितनी स्पेस उसके अंदर है उससे हमें पता चलता है कि उसका वॉल्यूम कितना है. बोथ आर ट्रू बट इट विल बी बी ऑप्शन. सॉरी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन टू यू, अमाउंट ऑफ स्पेस दिस इज विल बी ई ऑप्शन. दोनों में हमारे पास वॉल्यूम की बात हो रही है. यू विल मेक इट ए. बेटा चलो विल डू इट टुमारो देन. नेक्स्ट टाइम करेंगे. इनके असर्शन रीजन और कंप्लीट करना. मैं आपको हिंट दे देती हूँ. अगला वाला 14th का, सॉरी 13th का ब्लू, इट इज ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 14 यस दिस इज बी ऑप्शन. दोनों ट्रू है. मैं हिंट दे रही हूँ, प्लीज उनको रिवाइज करना घर पे. नेक्स्ट टाइम वी विल डू फर्दर. 15 की बी ऑप्शन है एंड 16 के पास ऑप्शन है डी. आपने समझा हुआ फिगर को अच्छे से, इसको रिवाइज करना एंड टेक इट व्हाई इट इज बी एंड व्हाई इट इज डी. ओके बेटा, चलो सी नेक्स्ट टाइम. Bye, ma'am. Bye.